धन्यवाद दर्पण जी। सभी को नमस्कार। अम, सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहूँगा अ, बंधु अर्पण जी का और साधुवाद करना चाहूँगा उनका। पिताजी की पुण्यतिथि 30 मार्च को हुई थी, 15 साल हो गए उन्हें गुज़रे। तो ऐसे में वो अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं, ये साधुवाद का ही विषय है। और मेरे लिए एक अजीब-सी स्थिति है, क्योंकि अ, कल रविकांत जी ने बोला, आज त्रिलोक जी दीप जी ने बोला और मृदुला जी बोलने वाली हैं, प्रदीप पंत जी बोलने वाले हैं। ऐसे-ऐसे गणमान्य दिग्गज साहित्य के मर्मज्ञ लोगों के बीच मैं भी कुछ कह रहा हूँ, ये कुछ मुझे किंचन से कुछ कहने को कहा जा रहा है, ये बड़ा आश्चर्य का ही विषय है। पर चूँकि बंधु अर्पण जी ने साग्रह निवेदन किया है, तो मैं भी कुछ कहूँगा। और शीर्षक उन्होंने दिया है घर पर मनोहर। तो ये बड़ा, कैसे कहूँ, अ, एक छोटा-सा वाकया देता हूँ कि कई जो पारिवारिक स्मृतियाँ होती हैं, वो पारिवारिक संदर्भ में ही शोभा देती हैं। तो उदाहरण आपको देता हूँ कि मुझे भुजिया खाना बहुत पसंद है। मेरा बेटा भी बहुत शौक से खाता है, शायद मुझसे भी ज़्यादा शौक से खाता है। और ऐसे में मेरा उसको ये बताना कि भाई तुम्हारे दादा भी बड़े शौक से भुजिया खाया करते थे, उसका एक महत्व है। पर इस संदर्भ में इस तरह की पारिवारिक स्थितियों को लाना कि जोशी जी को फलाँ सब्ज़ी पसंद थी, फलाँ नहीं थी, फलाँ शौक से खाते थे, नहीं खाते थे, शायद उसका उतना महत्व नहीं है। पर कोशिश करूँगा कि कुछ पारिवारिक संस्मरण भी बीच-बीच में आएँ। तो उन सवालों की तरफ चलता हूँ जो अम, भाई अर्पण जी ने भेजे हैं, अ, एक तरह से एक एंकर बनाने के लिए, एक नींव बनाने के लिए इस व्याख्यान की। तो पहले तो उन्होंने पूछा कि कुछ स्मृतियाँ ऐसी होती हैं जो रह रहकर हमारे पास लौटती हैं, ऐसी महत्वपूर्ण यादें हमसे साझा करें। तो परिवार के संदर्भ में शायद इसी तरह की छोटी-छोटी चीज़ें याद रहती हैं। बड़ी चीज़ें हुई कि जी इस दिन उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, या उस दिन राजेंद्र यादव जी हमारे घर आए, या ये सब चीज़ें परिवार के संदर्भ में हमारे लिए तो पिता ही थे। तो ये सब चीज़ें शायद उतनी याद नहीं रहती, छोटी-मोटी चीज़ें इस तरह की अ, याद रहती हैं। अ, पिताजी वैसे शायद बहुत धार्मिक नहीं थे, पर ऐसे अ, देवी के उपासक थे। कवच कीलक और अर्गला स्तोत्र उन्हें कंठस्थ था, रोज पढ़ा करते थे। इस तरह की छोटी-छोटी कई चीज़ें हैं जो अ, जो स्मृति में हैं, पर उन पे मैं बहुत समय अ, नहीं बिताना चाहता। अ, अर्पण जी ने ये भी पूछा है कि आपको कब ये एहसास हुआ कि आपके पिता एक बड़े लेखक हैं, और इस अनुभूति को आपने किस रूप में लिया? तो शायद मुझे तो आज भी ये एहसास नहीं है कि मेरे पिताजी बहुत बड़े लेखक थे। अ, क्योंकि मेरे लिए तो वो पिता थे। तो जो पुत्र-पिता का रिश्ता होता है, वो पिता कितना भी बड़ा लेखक, जो भी हो, तो वो मेरे पिताजी लेखक थे, मेरी माँ फैकल्टी में थीं। इसका ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था, पर एक आभास होना, या पिता-पुत्र के रिश्ते पे उसे पे फ़र्क पड़ना, या उसे किसी विशेष रूप में लेना, ऐसा मुझे नहीं लगता अ, कि हुआ था। पर उससे ये मैं कह सकता हूँ कि जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी ज़िक्र किया कि हिंदी के कई प्रतिष्ठित अ, लेखक, आलोचक, अ, जिन्हें आम पाठक जो है लेखक के तौर पे ही जानता है, हम उन्हें परिवार के मित्र के रूप में, या ऐसे लोगों से जिनसे हम मिलते रहते थे, उस रूप में जानते हैं। तो शायद उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा हो कि अ, राजेंद्र यादव जी मेरे लिए मात्र हिंदी के बड़े लेखक नहीं हैं।
पिताजी के मित्र हैं, या नामवर जी जो हैं मूर्धन्य आलोचक नहीं हैं, पिताजी के अग्रज हैं। इस तरह से निश्चय ही फ़र्क पड़ा, एहसास भी शायद हुआ हो, पर ज़्यादा उससे मुझे नहीं लगता कि हमारा जो पिता-पुत्र का रिश्ता है उसमें कोई बहुत बड़ा वो होता हो। अम, पिताजी लेखन, पत्रकारिता, टीवी इत्यादि फ़िल्म सभी विधाओं से जुड़े रहे, तो अर्पण जी पूछते हैं कि जितना मैंने समझा, मैं उन्हें किस विधा और माध्यम में अधिक स्वाभाविक और संतुष्ट पाता हूँ। तो मेरे ख़्याल से ये जोशी जी का एक अनूठा पहलू था कि वो इन सभी विधाओं में अ, समान रूप से गति रखते थे। अ, ऐसा नहीं था कि उन्हें लेखन तो बड़ा पसंद था, पर पत्रकारिता उतनी पसंद नहीं थी। अ, लेखन वो शांतः सुखाए कर रहे थे, पर पत्रकारिता मात्र नौकरी की तरह से कर रहे थे, या सीरियल को मात्र एक आय का साधन मान रहे थे। असल में तो वो कोई बड़ा उपन्यास लिखना चाहते थे। ऐसा मुझे नहीं प्रतीत हुआ। जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, उसमें अ, हमेशा ही जिस भी विधा में वो लिख रहे थे या काम कर रहे थे किसी समय, उस विधा में वो मशगूल रहे। उस विधा में उन्होंने अ, बहुत मेहनत से काम किया। ये एक जो पक्ष है, ये शायद कई बार गौण हो जाता है। अ, हमें ये लगता है कि लेखक को जो है, मतलब कहीं अचानक ही एक विचार आ जाते हैं और उसको वो रचना में बाँध देता है। अ, स्कूल में सिखाया करते थे कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, इत्यादि। तो वो अपनी जगह गलत नहीं है, पर लेखन खासकर भले ही वो लेखन अ, किसी उपन्यास के लिए हो, भले ही वो लेखन किसी फ़िल्म के लिए हो, कि पटकथा का हो, किसी सीरियल के लिए हो, उसमें एक तरह से उसका संदर्भ उभारने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि 2 उदाहरण देता हूँ। एक तो पिताजी एक उपन्यास जिसे वो पूरा नहीं कर पाए, कपीश जी नाम से छपा है उसका जितना अंश उन्होंने लिखा था। उसमें उन्होंने 2 चरित्रों का मिलन दिखाया था, और जिस चरित्र के बारे में छपा है, जो चरित्र बाद में जाके कपीश जी नाम से विश्व में प्रसिद्ध होता है, उसकी 3 उसकी 7 पीढ़ियों का उन्होंने भारत के छोटे कस्बे के बारे में जितनी रिसर्च की, शायद कम लोगों ने की होगी। और जो दूसरा पक्ष जो वो लिख नहीं पाए पूरी तरह से, उसमें एक अमरीकी महिला की कहानी थी, जो अमेरिका में एक प्रसिद्ध शब्द है रॉबर बैरन्स। यानी उन उन 20वीं सदी के शुरुआत में अ, जो सामाजिक परिस्थितियां हो गई थी अमेरिका में, जिसमें कुछ लोग बहुत ही अमीर थे और अधिकांश लोग गरीब होते थे। अ, तो मध्य वर्ग लुप्त प्राय हो गया था। उस उन अमीर परिवारों की वंशज के बारे में, तो उसमें जितनी रिसर्च उन्होंने, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में हमारे यहाँ आते थे और ट्रेन लेके वॉशिंगटन जाके लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जाके पुराने-पुराने ग्रंथ पढ़ते थे। पुराने-पुराने, तो वो रिसर्च कितनी करनी पड़ती है, एक तो ये पक्ष शायद कम लोग जानते हैं। और इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको सीरियल से देता हूँ। सीरियल में भी जब सीरियल लिख रहे होते थे, तो वैसे ही लिखते थे। पिताजी मेरे ख्याल से कभी भी लाहौर गए नहीं हैं, और बुनियाद लिखने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं गए थे। पर बुनियाद लिखने के लिए जितनी उन्होंने रिसर्च की कि लाहौर में कौन-सी गली होती थी, उस गली में कौन-सी दुकान होती थी, उस दुकान के मालिक का क्या नाम था, उसके आस-पास के मोहल्ले कौन-से थे, कौन लोग शाम को क्या किया करते थे, और उसको कितना सजीव रूप से उन्होंने बुनियाद में लिखा। तो स्वयं ही बताते थे कि एक बार इन्हीं सज्जन से मिले, तो उन्होंने पूछा, "अच्छा, आप तो लाहौर में पैदा हुए होंगे, या आपके परिवार वाले ज़रूर लाहौर में रहे होंगे?" उनको बताना पड़ा कि नहीं भाई, मेरा लाहौर से कोई संदर्भ नहीं है, संबंध नहीं है। तो इसमें भी एक सजीव चित्रण करने के लिए कितनी मेहनत पहले करनी पड़ती है। तो जिस भी विधा में उन्होंने किया, उस विधा में मेहनत की, और इसलिए शायद हर विधा में वो
अ, उतने ही सफल रहे। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि एक विधा में शायद वो अपने को ज़्यादा स्वाभाविक और संतुष्ट पाते थे और दूसरी विधा में कम। या अगर पाते भी होंगे तो कम से कम हमसे उन्होंने कभी ऐसा अ, ज़िक्र नहीं किया। अर्पण जी ये भी जानना चाहते हैं कि लिखने-पढ़ने में लगातार व्यस्त रहने वाले मनोहर श्याम जी अपने बच्चों और परिवार की तरह किस तरह से समय निकाल पाते थे, बच्चों को घुमाने की, शिक्षा-दीक्षा, बच्चों की फरमाइश पूरी करता है। तो इसमें देखिए मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि पिताजी खुद ही अपने को पालतू बोहेमियन इस अ, ये उपमा अपनी दिया करते थे। और क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो लेखक होते हैं वो बोहेमियन होते हैं, घर परिवार के जाल-जंजाल में नहीं पड़ते हैं, सिर्फ़ अपना जो कृतित्व है उस पे ध्यान देते हैं। पर हमारे घर में तो ऐसा नहीं था। शुरुआत के दौर में जब पिताजी पत्रकार थे और पत्रकारिता के साथ-साथ अपना लेखन करते थे, तो वही सुबह नौकरी पे जाते थे, शाम को घर आ जाते थे। कोई किसी फैक्ट्री में नौकरी करने जाता होगा, कोई किसी बैंक में नौकरी करने जाता था, हमारे पिताजी प्रेस में नौकरी करते थे, तो हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता था कि अब वो घर आए हैं और अब उनसे बात नहीं हो सकती और ऐसा नहीं था। जैसा कोई भी आम नौकरी-पेशा पिता होगा, वैसा ही हमारे साथ होता था कि और घुमाया उन्होंने हमें बहुत, क्योंकि कई बार उन्हें आमंत्रण मिलते थे कहीं किसी जगह को आने को और वो अधिकांशतः अपने परिवार को साथ ले जाते थे। तो हमने भारत के कई सुदूर और सुरम्य स्थान देखे हैं। और हमने अ, शायद बचपन में ही इस संदर्भ में कई जैसे हमने रामेश्वर देखा था, हमने पुरी देखी थी। अ, तो सिर्फ़ ये था कि जब वो विदेश यात्राओं पे कई बार जाते थे, तो तब हम नहीं गए। पर तो उस दृष्टि से मैं कहूँ तो एक तरह के बड़े परिवार से जुड़े हुए नितांत मध्यवर्गीय जीवन कई बार मज़ाक में कहा कर सकते कहते थे कि एक बड़ा नितांत मध्यवर्गीय जीवन उन्होंने जिया। ऐसा नहीं था कि वो लेखक थे तो किसी अलग ही कला की दुनिया में रहते थे और अ, कुछ ऐसा फ़र्क करते ऐसा नहीं। कम से कम मुझे नहीं लगता। अ, तो अगला प्रश्न जो अर्पण जी ने कहा है कि स्मृतियों की बड़ी चर्चा होती है, बड़ा जीवंत चित्रण करते थे, तो ये तो हमने देखा है। और ये पिताजी में नहीं, उनकी जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, अ, विशेषकर मेरी बुआएँ, उन सभी में ये क्षमता थी कि बड़ा मुझ में नहीं है। मुझसे आप पूछेंगे, मेरा शायद अपनी माँ की तरफ से आता है कि वहाँ क्या हुआ? तो मैं आपको स्पष्ट सीधा-सा जवाब दे दूँगा कि वहाँ गए थे और ऐसा हुआ था। जोशी जी जब वही किस्सा बताते थे तो उसमें तमाम छोटी-छोटी चीज़ें जो शायद मैंने भी देखी हों, पर मेरे लिए वो महत्व सी नहीं रखी थी, तो मैंने उनको इग्नोर कर दिया। हमारी बुआ बताती हैं किस्सा, जब हमारी बुआ बताती हैं तो उसमें और भी ज़्यादा अ, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, फिर उसने ऐसा कहा था, फिर उसने वैसा बताया था। तो ये निश्चय ही जो एक स्किल है, अ, जो एक क्षमता है इस तरह को बड़ा बारीकी से किसी छोटी-सी चीज़ को, बड़े पारिवारिक संदर्भ को बड़ी बारीकी से देखने का और बाद में उसका बड़ा जीवंत चित्रण करने का ये निश्चय ही एक कला है, एक विधा है जो जोशी जी में थी और जैसा मैंने कहा उनके परिवार के कई अन्य सदस्यों में भी है। और उदाहरण पूछ रहे हैं, कोई ऐसा विशेष उदाहरण मुझे याद नहीं आता। निश्चय ही जब वो विदेश यात्राओं पे जाते थे तो अ, माँ के नाम चिट्ठी आती थी। उसमें कभी-कभी हम भी
पढ़ते थे तो देखते थे कि भाई एक तरह से बड़ा जीवंत चित्रण है। अम, तो पर ज़्यादा मुझे ये याद आता है कि अ, जीवंत चित्रण ऐसा नहीं कि किसी बहुत बड़ी चीज़ का कि आज आईफ़िल टावर देखा, ऐसा नहीं होता था। छोटी-मोटी चीज़ों का ही जीवंत चित्रण होता था और शायद इसीलिए जब हम लोग लिखा गया था, तो बहुत लोगों ने पाया कि जो उसके चरित्र थे, वो भारत के निम्न मध्य वर्ग को बड़े सजीव तरह से दिखा रहे थे। छोटी-छोटी चीज़ें होती थी कि जी बड़की असल में ऐसा करती है, ऐसा बोलते हुए तल्ख हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं या जो अ उनकी माँ हैं, वो कैसे सर झुका के कई समय रहती हैं। तो एक ये छोटी-छोटी चीज़ें थीं। तो एक ये बहुत बड़ी कला है कि छोटी चीज़ों को देखना। बड़ी चीज़ों को तो हम सभी देखते हैं। अम, अगला प्रश्न ये था कि किन चीज़ों पर उन्हें गुस्सा आता था और गुस्से में वे किस हद तक चले जाते थे। तो ये तो जो भी जोशी जी को जानते हैं, वो जानते ही हैं कि उन्हें गुस्सा आ जाता था। अ, एक तरह से जैसे दूध में उबाल आता है, वैसे तुरंत गुस्सा आता था और फिर तुरंत ही शांत भी हो जाता था। किस चीज़ पे आता है, हम तो बच्चे में तो डाँट पड़ती ही थी। अ, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा करती थी पड़ती थी। अ, पर ऐसी कोई विशेष चीज़ मुझे याद नहीं आती जिस पे बहुत उन्हें गुस्सा आता था। एक कहूँ तो अ, अंग्रेज़ी का एक मुहावरा प्रयोग करने की के लिए क्षमा चाहता हूँ। ही वुड नॉट सफर फूल्स ग्लैडली। अ, तो उस संदर्भ में मैंने कई बार देखा कि उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता था। पर आता था, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत गुस्सा आता था और बहुत जल्दी गुस्सा आता था और बहुत जल्दी शांत भी हो जाता था। तो इससे ज़्यादा गुस्से के बारे में क्या कहूँ? और पिछला अभी जब बात हो रही थी जीवंत चित्रण का, तो जैसे मैंने बताया मेरी कई बुआएँ हैं, जो उसी तरह का अम, जीवंत चित्रण करती हैं और एक तरह का एक डिसिप्लिन ऑब्जर्वेशन का तो जोशी जी के ताऊ जी के जो सबसे छोटे बेटे थे, मेरे ताऊ जी स्वर्गीय पूरनचंद जोशी जी, उनसे भी बड़ा प्रभाव रहा इस तरह की चीज़ों पर। अ, एक तरह के डिसिप्लिन पर। तो फिर अर्पण जी पूछते हैं कि जोशी जी असमय अचानक ही चले गए, तो लिखा अधूरा पड़ा है, इस दिशा में परिवार क्या कर रहा है? तो कुछ चीज़ें तो देखिए छपी हैं। अ, और कपीस जी का मैंने पहले उदाहरण दिया था, तो उसके 2 अंश होने वाले थे। अ, एक अंश जैसा मैंने बताया भारत में एक परिवार की 7 पीढ़ियों को देखता था, दूसरा अंश जो है वो अमेरिका के एक परिवार की 7 पीढ़ियों को देखने वाला था। तो जो भारत का अंश है वो छपा है और जैसा मृदुला जी ने कई बार कहा है कि वो अपने में एक पूरा उपन्यास है। सिर्फ़ हम लोग जो जानते हैं कि ये 1-2 अंशों का बृहत उपन्यास था, वो समझेंगे कि भई ये तो ये अधूरा है, पर वो एक तरह से पूरा है। उन्होंने एक और चीज़ जहाँ उनके रिसर्च करने की बात आती है कि उन्होंने वधस्थल लिखा था जो मरणोपरांत छपा कंबोडिया की जिसे अंग्रेज़ी में किलिंग फील्ड्स कहा जाता है। तो उस पे उन्होंने बहुत रिसर्च की थी और अम, अ सब मरने के सबसे बाद जो उन्होंने मरने से पहले खत्म ही किया था एक उपन्यास कौन हूँ मैं करके छपा था, बंगाली शीर्षक आमी के। अम, और वो भवाल सन्यासी का केस था, बड़ा प्रसिद्ध केस है भारत के लीगल इतिहास में जो अम, स्वतंत्रता पूर्व की बात है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक गया था, लॉर्ड जस्टिसेस ने उस पे फाइनल जो डिसीजन था वो लिया था। उस पे कितनी रिसर्च की थी और उसमें जो
स्त्री पात्र हैं वो कितने सशक्त हैं, इस पे तो मृदुला जी बात करती हैं और बहुत अच्छी तरह से बतलाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मरणोपरांत उनके कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थीं, वो यथासंभव हमारा प्रयत्न रहता है कि छपें और उसमें अ, कई प्रकाशकों ने, राजकमल प्रकाशन वालों ने, वाणी प्रकाशन वालों ने बड़ी मदद की है। कुछ एनबीटी ने छापा था, नेशनल बुक ट्रस्ट ने, और जैसे तो कई कुछ हो रहा है, पर कुछ चीज़ें इस स्थिति में हैं जहाँ नोट्स हैं, ये वो शायद छपने की स्थिति में नहीं है। अ, फिर अर्पण जी पूछते हैं कि निजी रूप में मुझे उनका कौन-सा रूप ज़्यादा पसंद है, लेखक, पत्रकार या टीवी फ़िल्म लेखक का? तो मेरे हिसाब से सभी पसंद हैं, पर अगर मुझसे आप एक तरह का रैंक ऑर्डर बनाने का कहें, तो मैं उपन्यास लेखक, फिर पत्रकार और फिर टीवी लेखक, ऐसा सोचता हूँ। मनोहर श्याम जोशी गहरी सोच, जटिल अनुभव आदि को कई बार खिलंदड़ी भाषा में प्रस्तुत कर देने में माहिर थे। दैनंदिनी जीवन में भी ऐसा करते होंगे। तो हाँ, करते थे, पर शायद वो उदाहरण उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसका मैं आपको उदाहरण उनके 2 और शायद पिछले प्रश्न से भी जुड़ता है कि किस रूप में आपको ज़्यादा पसंद है, कि अ, 2 जो शुरुआती उपन्यास छपे थे पिताजी के, कुरकुर साहा और कसब, उनके बारे में थोड़ी-सी बात करके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। क्योंकि खासकर जटिल चीज़ों को आसान कर देने के मायने में, जो भाषा में खिलंदड़पन था, उसपे तो कल रविकांत जी ने इतना सुंदर वक्तव्य दिया और इतने उदाहरण भी दिए कसब से, और उस पक्ष को कई आलोचकों ने उभारा भी है। कि भाषा शिल्प जो था, अलग-अलग बोलियाँ करने का, जिसका श्रेय पिताजी अमृतलाल नागर जी को देते थे, कि भाषा सुनकर सीखी जाती है, ऐसा कहते थे। पर एक और पक्ष है, और इसका सबसे सुंदर विवेचन आईआईटी में मेरे गुरु और हिंदी संस्कृत के प्रकांड पंडित और पिताजी के मित्र डॉक्टर वागीश शुक्ल ने किया था, कि जोशी जी के लेखन में एक ऐसा दृष्टिकोण है कि उस लेखन में कई जिसे कहते हैं वेल नोन एंड ऑब्सक्योर, दोनों तरह की रेफरेंसेस हैं, कई संदर्भ हैं छोटे-छोटे, जो कुछ बड़े जाने-पहचाने संदर्भ हैं, पर कुछ ऐसे संदर्भ हैं जो हर पाठक को शायद न पता हो। पर उनका जो लेखन था, आगे जी ने कहा था, उनकी बात जितनी मुझे याद है दोहरा रहा हूँ, वही लेख पढ़ना चाहिए कई बार इस पे पूरा विवेचन करने के लिए, कि वो जो बड़ी इस तरह की जटिल बातें, ऑब्सक्योर रेफरेंसेस भी उनके लेखन में होते थे, और बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के होते थे। तो वो एक तरह का ये मान के चलते थे कि जितना मैंने पढ़ा है, और जोशी जी बहुत सुपठित थे। जितना वो पढ़ते थे, मैं तो एकेडमिक हूँ पेशे से, मैंने उसका शायद 10वां भाग भी नहीं पढ़ा होगा, खुद अपने क्षेत्र में। जितना पढ़ते थे, जितना लगातार पढ़ते रहते थे। तो उसमें कई छोटी-छोटी रेफरेंसेस आती थीं, और वो ये मान के चलते थे, वो लिखते ऐसे थे कि भई आपको भी ये सब पता होना चाहिए। तो जो कुरकुर साहा अगर आप पढ़ें, तो उसमें एलियट की रेफरेंस आती है, उसमें वॉर एंड पीस की रेफरेंस आती है, उसमें ऋत्विक घटक की रेफरेंस आती है, उसमें ऋत्विक घटक की बात करते-करते लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साइन को घुमा दे के, और फिर तंत्रोक्त देवी सूक्त से या देवी सर्वभूतेषु अम, ऐसे करके जो अ, श्लोक हैं वो आते हैं। भ्रांति रूपेण संस्थिता, कि ये संसार जो है,
ये भारतीय जो दर्शन शास्त्र है उससे जुड़ता है। जो लोग पढ़े हैं वो समझ सकते हैं कि ये भ्रांति है। संसार में वो भ्रांति के रूप से स्थित है, क्योंकि असल में तो वही है, देवी ही हैं। अगर आप त्रिपुर रहस्य वगैरह पढ़ें और अद्वैत के दर्शन को पढ़ें तो आप ये पाएँगे। ये अब तो इसका मतलब आपको उतना पढ़ा होना चाहिए उसका पूरा आनंद लेने के लिए। पर जब कसब में जोशी जी ने लिखा, तो कसब का और कुरकुर साहा का मेरे मन में ये भेद है। दोनों ही मुझे बड़ी पसंद है कि कसब में आप एक सीधी सपाट प्रेम कहानी भी पढ़ सकते हैं, जिसमें बीच-बीच में अचानक कुछ खुद ही उपन्यास में जोशी जी कहते हैं पंडिताऊ सी बात होने लगती है। तो उसको अगर आप इग्नोर करते जाएँ कि जी कादम्बरी के बारे में, कादम्बरी क्या था हमें नहीं पता जी, कोई बात नहीं, आगे चलिए, पढ़ते जाइए। अगर आपने कादम्बरी पढ़ी है, अगर आपको कादम्बरी के बारे में पता है, तो आपको वो रेफ़रेंस समझ में भी आ जाएगा कि क्यों है, क्या है। और आनुवांशिकी के रेफ़रेंसेस आते हैं और एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स के रेफ़रेंसेस आते हैं। कई इस तरह के छोटे-छोटे रेफ़रेंसेस आते जाते हैं। अ, जो अगर आप उस क्षेत्र के ज्ञाता हैं, अगर आपने वो पढ़ा है, तो आप उसे शायद ज़्यादा समझें, और नहीं भी पढ़ा है तो वो बड़ी सुंदर कहानी है। तो इसका मैं उदाहरण ऐसे देता हूँ आपको कि कसब के बारे में कल रविकांत जी ने बहुत बात भी की थी, तो दोहराना नहीं चाहता, पर उसके अंत में एक दृश्य आता है जहाँ मतलब एक विफल प्रेम कहानी है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। तो जो नायक और नायिका हैं वो दोनों बड़े हो चुके हैं। नायक तो पहले से ही कला क्षेत्र का, साहित्य क्षेत्र का दिखाया गया है। जो नायिका है वो बेबी थी, खिलंदड़ लड़की थी, कोई पढ़ाई-लिखाई से मतलब नहीं था, पर वो भी अब बहुत कला संस्कृति की मर्मज्ञ हो गई है और उनमें एक बड़ी बहस होती है। कहीं किसी पहाड़ में एक बिनसर जगह है, वहाँ वो मिलते हैं परिवार समेत, और बहुत बहस सी होती है और फिर उस बहस के बाद वो दोनों मिलते हैं और एक एक जो नायक है वो ऐसा सवाल पूछता है कि भाई अगर दोबारा जन्म होता हो तो? और नायिका ये जवाब देती है कि अगर दोबारा, पैराफ्रेज़ कर रहा हूँ, कि अगर नायिका ये जवाब देती है कि अगर दोबारा जन्म होता हो तो वो हम बार-बार मिलें, और जैसे इस जीवन में तू मेरे लिए अयोग्य रहा, वैसे हर जीवन में तू मेरे लिए अयोग्य ही हो। तो इसे आप पढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ जी, प्रेम कहानी है और नायिका ने बड़ा एक फ़िल्मी सा डायलॉग नायक को दे दिया। पर तो वो अपने स्तर पे एक सीधी-सादी ग्राह्य प्रेम कहानी है। पर अगर आप भारतीय दर्शन से परिचित हैं, तो आप ये जानते हो, भारतीय वाङ्मय से परिचित हैं, तो आप ये जानते हैं कि प्रेमी-प्रेमिका के मिलन की जो उपमा है, ये आत्मा-परमात्मा के मिलन की भी उपमा होती है। और अब आप उस दृष्टि से अगर ये देखना शुरू करें, तो आपको इसमें एक जो भक्तिकालीन अ, दर्शन रहा है, तुलसीदास जी रामायण मानस में कहते हैं कि सगुनोपाच्छक मोक्ष न लइहि, कि जो सगुण के उपासक हैं, वो मोक्ष नहीं चाहते, वो सायुज्य नहीं चाहते हैं परमात्मा से, वो फ़र्क ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार चाहते हैं कि वो भक्ति कर सकें। तो ये भक्ति का एक दर्शन विशेष है, जो अपने को जो अद्वैत की परंपरा है उससे थोड़ा भिन्न करता है। द्वैत से तो भिन्न है ही, और विशिष्टाद्वैत से भी भिन्न है, और इसका कई लोग चैतन्य महाप्रभु को इसका प्रेरणा बताते हैं। मैं दर्शन शास्त्र का ज्ञाता नहीं हूँ, पर इसे दर्शन में अचिंत्य भेदाभेद कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा में भेद है, नहीं भी है, और ये हमारे विचार से परे का भेद है जो है। तो अब आप अगर इस दर्शन शास्त्र को जानते हैं और उस संवाद को देखते हैं, तो आपको बिल्कुल ही एक फ़र्क
तरह से आप उसे पढ़ सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं, उस संदर्भ को समझ सकते हैं। तो एक जो मैं कह रहा था कि एक तरह की बड़ी ऑब्सक्योर रेफरेंसेस हैं और क्योंकि वो खुद बहुत पठित थे, तो वो रेफरेंसेस आती जाती हैं। पर ये उनकी मेरे ख्याल से उपन्यास लेखन की एक तरह का एक तरह की शक्ति है कि कसक में खासकर कि आपको अगर ये कुछ नहीं पता था, आपने कभी दर्शन के बारे में नहीं सोचा है, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद इस सब के बारे में आपने कभी सुना नहीं, अद्वैत के बारे में तो सब सुनते हैं थोड़ा बहुत। तो भी फ़िल्मी डायलॉग है कि नायिका कह रही है कि भई हर बार तू जन्म ले और हर बार मेरे लिए अयोग्य पाया जा सके। तो अ, इस तरह की एक जो गहरी, जटिल सोच को खिलंदड़ी भाषा में प्रस्तुत कर देना जो अर्पण जी पूछ रहे हैं, मेरे हिसाब से ये उसका अच्छा उदाहरण है। अम, फिर अर्पण जी पूछते हैं कि उन्हें कुछ बड़े पुरस्कार भी प्राप्त हुए, ऐसे अवसरों पे उनकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती थी? तो इसको मैं शायद उदाहरण से आपको बताऊँ तो बेहतर होगा। तो जब साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला अ, तब स्टेज पे जाके उन्होंने ये कहा कि जी लिखते रहो तो कभी न कभी बुढ़ापे में पुरस्कार दे ही देते हैं। तो ये गौर करने की बात है कि जो उपन्यास जोशी जी के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए कुरकुर स्वाहा, कसब इत्यादि उन पे ये पुरस्कार नहीं मिला। उन्हें ये पुरस्कार कैप के लिए मिला। जो अपनी तरह का एक बड़ा नोवेला है, बड़ी छोटी पर बड़ी रुचिकर है। तो तो ये इससे आपको शायद समझ आएगा कि कैसी उनकी प्रतिक्रिया पुरस्कार प्राप्त करने की होती थी। पुरस्कारों के लिए वे कभी जिए नहीं, कोई विशेष उन्होंने उसे माना नहीं और जब मिले तो ख़ैर स्वाभाविक ही है कि अच्छा ही लगता था। फिर अर्पण जी पूछ रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें पसंद थी और क्या-क्या नापसंद थी। तो जैसा मैंने कहा कि ये शायद ये सब पारिवारिक संदर्भ की बातें हैं। श्रोतागणों को उन्हें आलू टमाटर की सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती थी। इससे शायद कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त न हो, ना श्रोताओं की रुचि हो। अ, तो कई छोटी-मोटी पारिवारिक संदर्भ की चीज़ें होती हैं। अ, तो उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहता। अ, फिर अर्पण जी पूछ रहे हैं कि जोशी जी की कौन-कौन सी कृतियाँ मुझे विशेष रूप से पसंद हैं और क्यों? तो कुछ तो मैंने आपको अभी बताया अ, और शायद उस बताने से स्पष्ट भी हुआ कि कसक मुझे पसंद है, कुरकुर साहब सभी वैसे तो सभी उनकी रचनाएँ मुझे अच्छी लगती हैं। और अगर जोशी जी की तरह कहूँ तो यहाँ पे आप एक बड़ा रुचिकर वो कर सकते हैं कि एक तो आनुवांशिकी का प्रभाव होता है अ, ब्रेन स्ट्रक्चर पर। तो चूँकि वो मेरे पिता थे और शायद मेरा दिमाग भी उसी तरह से थोड़ा काम करता हो और अगर आप आनुवांशिकी को नहीं मानते नेचर वर्सेस नर्चर में नर्चर पे विश्वास रखते हैं, तो मेरा नर्चर भी उसी संदर्भ में हुआ। तो मुझे तो उनकी सभी कृतियाँ पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं। अ, कसब शायद सबसे ज़्यादा ग्राह्य है अ, तो शायद इसलिए मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा पसंद भी है पर कई चीज़ें हैं जहाँ आप उनको अगर आप जैसे जीवन की छोटी एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रेम जीवन का एक बड़ा वृहत अंश है। हालाँकि उस प्रेम कथा में भी जो कसक पढ़ते हैं तो कई छोटी-छोटी चीज़ें कि ऐसा शादियों में पूर्वांचली शादियों में औरतें क्या गाना कब गाया करती थी कि अब बारात आ रही है तो जब ही महाराज देश पधारे गा रही हैं। वो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो शायद और लोग अपने ही समाज में अगर मैं किसी से पूछूँ, उनकी ही पीढ़ी से कि भई तुम्हें पता है कि इस समय कौन-सा गाना गाया जाता था? तो ज़्यादातर लोगों को पता, मुझे ही नहीं पता। पर वो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों पर भी दृष्टि रखते थे। तो उस हिसाब से जैसे अन्य कुछ कृतियाँ जो शायद लोगों ने उतनी नहीं पढ़ी हों एक सिल्वर वेडिंग करके छोटी कहानी है।
कैसे मध्यवर्गीय मानक बदल रहे हैं दिल्ली में, उस पे एक बड़ी सुंदर कहानी है सिल्वर वेडिंग। और ऐसे कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ, पूर्वांचली समाज पे, समाज के बिखरने पे, समाज के टूटने पे, हरिया हरक्युलिस की हैरानी, जिसमें एक बड़ा दार्शनिक अंग भी है, पर अगर उस दार्शनिक अंग को आप छोड़ दें, तो एक तरह से समाज के टूटने की कहानी है, जो कि हम देख ही रहे हैं आजकल के युग में, कि समाज टूट रहे हैं। तो ये सभी मुझे बड़ी पसंद है। अ, और जो अंतिम प्रश्न पूछा था अर्पण जी ने, वो ये था कि जोशी जी अपने लेखन में कहीं अपने समय से आगे भी चल रहे थे, इस पर आप क्या सोचते हैं? तो सवाल बड़ा उत्तम है अर्पण जी, और अपने समय के कई टीकाकारों ने जोशी जी के लेखन को उत्तर आधुनिक, पोस्ट मॉडर्निस्टिक बताया था। तो उस संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि हिंदी में पहला उत्तर आधुनिक लेखन था। पर मेरा मत, और मैं साहित्य का ज्ञाता नहीं हूँ, मर्मज्ञ नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहता, पर मुझे ये लगता है कि ये एक तरह से उनको अपने समय से आगे बतलाना, या कि उनको पोस्ट मॉडर्निस्टिक ऑथर बताना, ये एक तरह से पश्चिम के जो मानक रहे लेखन के बारे में, उनके आधार पे निर्णय करना है। और अगर हम भारतीय वाङ्मय को देखें, तो शायद वो उसी परंपरा से, भारत की परंपरा से जुड़े हुए थे। जो लीनियर नैरेशन की परंपरा है, जिसे मॉडर्न नॉवल कहा गया, और जिसके विरोध में एक तरह से पोस्ट मॉडर्निस्टिक, उत्तर आधुनिक वो हुआ कि ये लीनियर नैरेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम लोगों ने तो बचपन में ये सब जातक की कथाएं और कथा सरित सागर की कहानियां, उससे पहले बृहत कथा, उसमें तो कहानी ऐसी होती थी कि एक आपने किस्सा पढ़ना शुरू किया, उसमें उस किस्से का जिक्र आया, फिर उसमें कुछ आया, फिर वो वापस गया, फिर उसमें तीसरे के, तो लीनियर स्ट्रक्चर तो हमारे यहाँ, मेरा मानना है, स्ट्रक्चर की लिनियरिटी जो है, नैरेटिव की लिनियरिटी है, वो कभी थी ही नहीं। तो एक तरह से मुझे ये नहीं लगता कि वो अपने समय से आगे थे, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि वो अपनी परंपरा से जुड़े हुए थे। किस्सा गोई की परंपरा, गल्प की परंपरा, जो भारत में रही है, उससे वो जुड़े हुए थे। और जैसे आपने जब अ, उनसे इंटरव्यू लिया था, 1999 की बात है अर्पण जी, तो उन्होंने अपने एक प्रिय लेखक बोर्खेस का, होर्ग लुई बोर्खेस का ज़िक्र किया था। तो उनको भी बोर्खेस और मार्केस, इन सबको उत्तर आधुनिक लेखन लेखक माना गया है। क्योंकि उन्होंने भी कथा शिल्प ऐसे ही किस्सा कहानी के फॉर्म में गढ़ा। पर मुझे लगता है कि ये एक जो लीनियर नैरेटिव का विरोध है, वो बड़ा एक यूरोपियन सेंट्रिक नॉवल का से उत्तर आधुनिक है। उसे अगर आप आधुनिक माने, अगर कहें कि मॉडर्न लिटरेचर लीनियर नैरेटिव का होता है, तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म है। और इसमें आपने एक पहले प्रश्न पूछा था, उसके बारे में भी मुझे कुछ याद आया कि आपने पूछा था कि भाई कि स्मृतियां क्या है, तो एक स्मृतियों में ये भी है कि इस तरह की चर्चाएं कई बारी, जैसे मुझे याद नहीं मैंने कब सुना था, बट देरिडा और डिकंस्ट्रक्शनिज्म के बारे में मैंने घर में सुना था। बाद में पढ़ा भी कि क्या होता है। पर इस तरह का जो डिकंस्ट्रक्शन ऑफ नैरेटिव वाली बात थी, वो मैंने घर में सुनी थी। तो मेरे हिसाब से, और मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं तो साइंस पढ़ा हुआ, बल्कि साइंस भी क्या, इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ छात्र हूँ। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, अभिकलित विज्ञान के क्षेत्र में शोध करता हूँ। तो बड़ी क्षमा याचना के साथ ये कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो अपने समय से आगे थे।
हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो हिंदी में भी एक तरह का उपन्यास का लीनियर नैरेटिव स्ट्रक्चर आधुनिक वेस्ट से से बोरो किया गया था, उससे को उन्होंने तोड़ा। पुरानी जो हमारी परंपरा रही थी किस्सा-गोई की, उसके बारे में अ, उन्होंने उस तरह से उन्होंने लिखा और बड़ा रेफ़रेंस छोटे-छोटे संदर्भों से लेके लेके लिखा। तो हम जब छोटे थे और हिंदी पढ़ते थे तो ससंदर्भ व्याख्या कई बार का प्रश्न आता था कि ये सूर का पद है, इसकी ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो तब मुझे लगता है कि अगर जोशी जी के लिखे हुए कुछ उद्धरणों की ससंदर्भ व्याख्या करनी हो तो उसमें संदर्भ ही इतने आपको पढ़ने पड़ेंगे कि वो बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आशा है ये कुछ उपयोगी रहा होगा। एक सवाल मैंने देखा चैट पे आया था उदय भानु पांडे जी का कि अ, क्या आपके पिता घर में भी अपने आप पर हँस सकते थे? हाँ, हँसते ही थे। कभी भी उन्होंने अपने को बड़ा एक प्रतिष्ठित और ये मैं घर की बात कर रहा हूँ कि बड़े किसी प्रतिष्ठित गणमान्य रूप में उन्होंने अपने को नहीं लिया, अपने पे हँसते ही थे। तो यहीं समाप्त करता हूँ, आशा है कि उपयोगी रहा होगा। वैसे जैसा मैंने कहा न तो मैं साहित्य का मर्मज्ञ हूँ और न जो पारिवारिक संदर्भ है उसकी छोटी-छोटी बातों से कोई बड़ा जोशी जी के लेखक का जो व्यक्तित्व है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। पर चूँकि बंधु अर्पण ने कहा था, सो उनके आग्रह को निभा रहा हूँ। पर एक बार फिर आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि 15वीं पुण्यतिथि पे पिताजी उन्होंने ये बड़ा सुंदर आयोजन किया है जिसमें अ, मेरा आप सुने कल रविकांत जी ने जो कहा था, आज त्रिलोकदीप जी ने कहा, आगे मृदुला जी कहने वाली हैं, शायद प्रदीप पंत जी भी बोलने वाले हैं, उनका अवश्य सुनें। क्योंकि वो लोग जोशी जी के साहित्य को मुझसे कहीं बेहतर समझते हैं, उन्हें साहित्यकार के रूप में जानते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।